बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। CS502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम या फिर फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम का आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक नंबर 8.4 एंड 8.5 कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैप्टर नंबर 8 के मेरे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं 27, 28, 29, 30 एंड 31, अगर आपने वो लेक्चर्स अच्छे से मेरे कंप्लीट वॉच नहीं किए तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है तो कि वो मेरे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से वॉच कर लें, तो देन ही आपको आज वाला ये जो लेक्चर है इसके अच्छे से समझ आ सकेगी। लेकिन अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर दोस्तों वॉच नहीं किए हुए तो फिर आपको बहुत से पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन होगी। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप मेरे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं चैप्टर 8 के 27 से लेकर 31 तक उनको पहले अच्छे से वॉच कर लें। अब दोस्तों यहाँ पे जो टॉपिक है उसका नाम है स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स। अब दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स दोस्तों ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि अगर आप एक वर्टेक्स ग्राफ के अंदर मौजूद एक वर्टेक्स से विजिट करना स्टार्ट करो तो विजिट करते 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 आप उसी सेम वर्टेक्स पे वापस आगे खड़े हो जाओ जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। यानी लाइक आप अपने घर से चलना शुरू किया, आप चलते 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 शाम को वापस फिर अपने घर आ गए, तो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स। यानी आप जब अपने घर से निकले हो तो सैर करते 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 रात को आपको अपने घर का पता था कि मेरा घर कहाँ पे है, तो यानी आप सैर करते 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 अपने घर वापस आ गए हो। तो यानी कहने का मतलब ये जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया था शाम होने के बाद आप वापस उसी पॉइंट पे अगर आ जाओ तो इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी दोस्तों ये बात हो रही है, कहता है अ डायग्राफ इज स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड इफ फॉर एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस u, v बिलोंग्स टू v यू कैन रीच v एंड वाइस वर्सा। यानी वो कह रहा है जो आपका u वर्टेक्स है अगर वो रीच करे मतलब एक्सेस कर सके किसको, v एज को, या एज कह रहा हूँ v वर्टेक्स को, एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, एंड v जो है वो अगेन एक्सेस कर सके u को, तो इसको दोस्तों हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स। अब चलते हैं और ग्राफ से सीखते हैं। ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर हमें डिफरेंट तरह के ये देखो डायरेक्टेड एज बने हुए हैं और यहाँ पे हमें डिफरेंट तरह के वर्टिसेस दिए हुए हैं A, C, B, D, E, F, G, I एंड H। अब इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आपको सिखाता हूँ कि इसका क्या मतलब है, ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स कैसे हैं। दोस्तों अगर आप गौर कर रहे हो यहाँ पे, अगर आप एक चीज़ नोट करो तो देखो लाइक ये है जी वर्टेक्स A। अगर दोस्तों देखो मैं वर्टेक्स A से कहाँ जाऊँगा, मैं वर्टेक्स A से वर्टेक्स B की तरफ जा सकता हूँ, तो मैं A से B पे आ गया। अब मैं B से जो है कहाँ जा सकता हूँ, C पे, तो देखो मैंने B से C पे आ गया। फिर अगेन मैं C से वापस कहाँ पे आ रहा हूँ, C से वापस मैं कहाँ आ गया, A पे। तो यानी कहने का मतलब ये देखो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ से मैंने सोर्स यानी जहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया था जिस वर्टेक्स से, देखो मैं घूम करते 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 वापस उसी वर्टेक्स पे आ गया हूँ। तो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स। तो मतलब आपका ये जो ग्राफ का ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं ये आपस में क्या हैं, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि आपने जिस वर्टेक्स से चलना स्टार्ट किया है आप अपना विजिट कंप्लीट करने के बाद उसी सेम वर्टेक्स पे वापस आ गए हैं। ऐसे दोस्तों अगर मान लो आप यहाँ से अब A से देखो आप D पे भी आ सकते हो, लेकिन उसके बचने मैं पहले आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। देखो ज़रा अभी अगर आप D और E की बात करो, देखो आप D से कहाँ जा सकते हो, आप D से जो है वो E पे जा सकते हो और E से आप वापस देखो अगेन D पे जा सकते हो। तो मतलब कहने का ये देखो D से आप E पे जा सकते हो और E से वापस आप D पे आ रहे हो, तो मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट कर रहे हो वहीं पे आप चल के वापस देखो आ रहे हो, मतलब ऐसे घूम के E से आप वापस देखो उसी वर्टेक्स पे आ गए हो। सो दिस इज़ आ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट। तो ये भी ये दोनों कंपोनेंट, ये दोनों वर्टेक्स आपस में क्या है जी, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। ऐसे अगर दोस्तों हम इनकी बात करें, ये जो F, G, I और H हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये भी आपस में स्ट्रॉन्गली कंपोनेंट है। वो कैसे बोला देखो ज़रा गौर करो, F से आप गए G पे, ये देखो F से आप कहाँ गए, G पे, और G से आप गए I पे, ठीक है, और I से आप कहाँ चले गए, F पे। तो यानी जहाँ देखो आपने F से स्टार्ट किया था वहीं पे आप देखो घूम के वापस आ गए हो। ऐसे ही दोस्तों अगर मान लो आप F से गए G पे, G से आप गए I पे, I से आप गए H पे और H से वापस आप I पे आ गए। देखो I से पहले आप देखो ये एरो क्या बता रहा है कि आप I से H पे जा सकते हो, तो मैं इस एरो फॉरवर्ड एरो के थ्रू जो है वो I से कहाँ गया, H पे, और H से वापस जो है इस बैकवर्ड एरो के थ्रू H से वापस मैं आ गया I पे और I से अगेन मैं चला गया F पे। तो देखो अगर हम इस F, G,
आई और एच कंपोनेंट, इन चारों कंपोनेंट्स कह रहा हूँ, इन चारों वर्टिसेस की अगर हम बात करें तो देखो हम इन चारों वर्टिसेस के अंदर जो है एफ से अगर चलना स्टार्ट करें या जी से चलना स्टार्ट करें या एच से चलना स्टार्ट करें तो दोस्तों हम देखो घूम कर वापस जो है उसी सेम वर्टेक्स पे पहुंचेंगे। अगर मैं एफ से देखो स्टार्ट करूँ, देखो मैं घूम के वापस एफ पे आ गया हूँ। सो दोस्तों ये भी आपके ये चारों जो वर्टेक्स हैं ये भी आपस में क्या जी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स हैं। लेकिन अगर अब आप सोचोगे ये जो ऊपर वाले तीन कंपोनेंट्स हैं ये इसके साथ भी तो कनेक्टेड है, ये ए जो है ए से हम डी पे भी आ सकते हैं, ए से हम जी पे भी जा रहे हैं। सो ये आपस में क्या स्ट्रॉन्गली कंपोनेंट नहीं है? क्या ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट नहीं है? तो नहीं, ये आपस में दोस्तों ये आपस में स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट नहीं है। वो कैसे बोला, देखो अगर आप इस वाले एरिया को इस वाले एरिया के साथ कंपेयर करो, देखो अगर आप ए सी और बी को इस डी और ई वाले कंपोनेंट के साथ कंपेयर करो, देखो अगर आप मान लो ए से आते हो डी पे, क्योंकि उसने कहा था स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट वो होता है जहाँ जिसमें आप क्या करते हो, जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया वहाँ पे घूम के वापस उसी सेम कंपोनेंट वर्टेक्स पे चले जाओ। तो अब देखते हैं क्या हम ए से अगर डी पे आए तो क्या वापस हम ए पे जा सकते हैं? चलो मान लेते हैं हम दोस्तों ए से आए डी पे, डी से हम ई पे गए, ई से हम वापस डी पे गए, लेकिन क्या डी से हम वापस ए पे जा सकते हैं? नहीं, यहाँ पे सिर्फ हम ए से देखो एरो सिर्फ डी की तरफ आ रहा है लेकिन वापस नहीं जा रहा। इसका मतलब यह है कि आप डी से वापस ए पे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे क्या हो गया, गड़बड़ हो गई कि हम डी से वापस ए पे नहीं जा सकते। इसलिए दोस्तों ये इस तीनों वर्टिसेस का और इन दोनों वर्टिसेस का आपस में कोई जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर आप ए कहो कि इन तीनों ए बी सी को अगर हम इनके साथ रिलेट करें तो यहाँ पे भी दोस्तों आप नहीं वापस जा सकते। कैसे पता, देखो अगर मान लो आप ए से जो है जी पे जाते हो और जी से आप आई पे गए, आई से आप एफ पे गए, लेकिन एफ से आप वापस जो है ए पे नहीं जा सकते। इस तरह अगर आप बी के थ्रू आओ तो बी के थ्रू अगर आप एफ पे आओ, एफ से आप जी पे आए, जी से आई पे आए, आई से आप एफ पे गए, लेकिन वापस आप एफ से बी पे नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में ये जो पूरे हमने तीन जो अलग अलग एरियाज़ बनाए हैं, जो तीन पोर्शन बनाए हैं, ये तीनों आपस में जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन आप इस एक पोर्शन के अंदर जो वर्टिसेस हैं वो आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशन में है। जैसे ये देखो मैं जो हाईलाइट ये जो मैंने एरियाज़ बनाए हैं ना, तो मतलब ये जो पहला एरिया जिसमें ए सी और बी आपस में स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, इस तरह ये दूसरा एरिया डी और ई ये आपस में स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, और ये जो एफ जी आई और एच हैं ये आपस में क्या है जी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। मतलब कहने का ये है इस एक बड़े ग्राफ के अंदर तीन छोटे छोटे ग्राफ्स हैं, एक ये वाला ग्राफ है, एक ये छोटा सा ग्राफ है और एक ये छोटा सा ग्राफ है। आप समझ रही बात की? चलें जी, तो ये तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कि जिसमें आपके कोई ऐसा अच्छा ये बात भी याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के अंदर ये लाजमी नहीं है कि मतलब पूरे का पूरा आपका होल ग्राफ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट हो, नहीं। जैसे देखो ये पूरा होल ग्राफ था, उस होल ग्राफ के अंदर ये तीन पोर्शन आपस में स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट हैं, लेकिन पूरा होल ग्राफ आपस में स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट नहीं है, ये भी बात याद रखिएगा। तो आपने क्या करना होता है, आपने बेसिकली अपने पूरे होल ग्राफ में ये देखना होता है कि कौन कौन सा पोर्शन आपस में स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। तो जो सा पोर्शन आपस में स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हो ना, तो आपने उस पोर्शन को क्या कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है। जैसे देखो मैंने इस वाले पोर्शन को हाईलाइट किया, इसका मतलब ये आपस में स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है, और ये दो आपस में स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है, और ये चार आपस में स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। और यही आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या सर ने भी ऐसे बताया। ये देखो सर ने भी ऐसे किया, देखो सर ने कहा ए सी और बी आपस में स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है, डी और ई आपस में स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है, और एफ जी आई और एच आपस में स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। लेकिन ये तीनों पोर्शन मिलकर एक साथ इकट्ठे जो है आपस में स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड नहीं है, या स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स नहीं है। तो मतलब हमें ये भी चीज़ समझ आ गई कि आपका एक पूरा होल ग्राफ भी आपस में स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और अगर पूरा ग्राफ होल कंपोनेंट्स स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ना भी हो तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आप उस पूरे ग्राफ के अंदर छोटे छोटे पोर्शंस को भी देख सकते हैं कि क्या छोटे छोटे आपके पोर्शन जो हैं क्या वो आपस में स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स हैं। अगर वो हैं तो उनको फिर हाईलाइट कर लेते हैं इस तरह से, जैसे ये सर ने करके दिखाया। ठीक है जी, तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि ये कैसे जो है सर ने पोर्शन बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों बेसिकली सर ने जो पोर्शन बनाए थे ना, उन पूरे जो पोर्शन आपस में स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट था उसको सर ने एक वर्टेक्स में बंद कर दिया। जैसे देखो मैं ऊपर चलता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो जरा, अगर आप इस पहले पोर्शन की बात करो तो मुझे बताओ इस पोर्शन के अंदर कौन कौन से वर्टिसेस हैं। तीन वर्टिसेस हैं, ए बी और सी। तो दोस्तों इस एक पोर्शन के अंदर वो तीन वर्टिसेस जो आपस में स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड थे, उन तीनों वर्टिसेस को सर ने एक वर्टेक्स के अंदर बंद कर दिया कि जो ये शो कर रहा है। देखो ये देखो एक वर्टेक्स ने बनाया, उसमें लिख दिया वो तमाम के तमाम वर्टिसेस के नेम जो आपस में स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड थे। तो ये देखो सर ने कह दिया ए बी और सी आपस में क्या जी स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। ऐसे ही सर कह रहे हैं जी डी और ई
आपस में स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। देखो जैसे हमने जो दूसरा पोर्शन बनाया था, ये देखो ये जो दूसरा पोर्शन बनाया था, ये इसमें कौन से वर्टेक्स हैं, डी और ई, तो हमने उन दोनों को मिलाकर एक वर्टेक्स बना लिया। ऐसे ये जो तीसरा हमने पोर्शन बनाया था, इस पोर्शन में कितने वर्टेक्सेस हैं, 4, एफ जी आई और एच, तो इन चारों को मिलाकर हमने एक वर्टेक्स बना लिया। तो ये देखो दिस इज अ सिंगल वर्टेक्स ऑफ होल पाथ। ठीक है जी। अब ये जो दोस्तों हमने डिफरेंट वर्टिसेस को मिलाकर, मतलब वो छोटी छोटी वर्टिसेस जो आपस में स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड थी या स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स थे जो आपस में, उनको जब हमने मिलाकर एक वर्टेक्स में कन्वर्ट किया, तो इस एक सिंगल वर्टेक्स को, जिसमें हमारे पास मल्टीपल वर्टेक्स के कलेक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको दोस्तों हम कहते हैं सिंगल सुपर वर्टेक्स। ये बात याद रखिएगा, इसको कहते हैं सिंगल सुपर वर्टेक्स। तो पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि बताओ कि एक ऐसा वर्टेक्स जिसमें हम डिफरेंट वर्टिसेस को मर्ज कर दें, मिला दें, तो उस वर्टेक्स को क्या कहते हैं, तो उस एक वर्टेक्स को दोस्तों हम सिंगल सुपर वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे सर बता रहे हैं, वो कौन सी, यहाँ पे देखें, ये इफ़ वी मर्ज द वर्टिसेस इन ईच स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट इनटू अ सिंगल सुपर वर्टेक्स, एक ये डेफिनेशन होगी सिंगल सुपर वर्टेक्स की। उसके बाद एंड ज्वाइन टू सुपर वर्टिसेस ए बी if and only if there are vertices u belongs to a and v belongs to b such that u, v belongs to e। मतलब कह रहे हैं जनाब एक वर्टेक्स है u जो कि ए से बिलोंग कर रहा है, एक v है जो b से बिलोंग कर रहा है, कहते हैं सच डैट ये दोनों जो वर्टिसेस हैं छोटे छोटे, ये बिलोंग कर रहे हैं किसी एक होल, हमारे पूरे के पूरे एज से बिलोंग कर रहे हैं, पूरे के पूरे मतलब किसी एक होल वर्टेक्स से बिलोंग कर रहे हैं। देन द रिजल्टिंग डायग्राफ इज कॉल्ड द कंपोनेंट डायग्राफ। तो ये कंपोनेंट डायग्राफ की डेफिनेशन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कर सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन ये आप कर सकते हो। ठीक है जी, समझ आएगी बात की। लेकिन एमसीक्यू के लिए ऐसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंगल सुपर वर्टेक्स कहते हैं किसको, बोला कि एक ऐसा वर्टेक्स जिसमें आप एक से ज़्यादा वर्टेक्स को मिला दो, तो ऐसे वर्टेक्स को हम सिंगल सुपर वर्टेक्स कहते हैं। चलिए जी, इसका भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आगे आ गया जी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स एंड डीएफएस यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च। मतलब आप सर कह रहे हैं वो जो आपने अभी भी ऊपर ये जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बनाया था, मतलब जिसमें आपने एक ग्राफ के अंदर 3 पोर्शन बनाए हैं जो आपस में स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड थे, सर कह रहे हैं उसके ऊपर आप डीएफएस यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई करो। डेप्थ फर्स्ट सर्च दोस्तों क्या होती है, आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर 30 के अंदर और 29 के अंदर मैंने आपको ये सिखाया था कि डेप्थ फर्स्ट सर्च बेसिकली क्या करता है कि वो आपके हर वर्टेक्स के ऊपर टाइम स्टैम्प ऐड करता है। कौन सी टाइम स्टैम्प मतलब जब आप उस वर्टेक्स पे पहुंचते हो, मतलब जब आप उसको एक्सप्लोर करते हो, उसको विजिट करते हो, तो उस दौरान जो हम पहली टाइम स्टैम्प ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सप्लोर टाइम स्टैम्प। और जब आप उस वर्टेक्स के ऊपर अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, तो उस दौरान फिर हम देन स्लैश लगा के एक और टाइम स्टैम्प ऐड करते हैं जो कि प्रोसेस कंप्लीशन टाइम स्टैम्प होती है। तो ये आपको यकीनन आता होगा, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर करवाया था, ये टाइम स्टैम्प कैसे ऐड करते हैं। तो चलो यहाँ पे अगेन करवा देता हूँ। यहाँ देखें, मान लें दोस्तों अगर आप आई से स्टार्ट करो और आपको पता है ना हम जो है ना ये जो पहली वैल्यू होती है ये तब लगाते हैं जब हम उस वर्टेक्स पे पहुँचते हैं। तो मान लें मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया, और आपको ये भी पता है कि हम किसी भी ग्राफ के अंदर किसी भी वर्टेक्स से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब विजिटिंग करना। तो मान ली मैंने आई से जो है वो स्टार्ट किया सबसे पहले। जैसे दोस्तों मैंने आई से एक्सप्लोरिंग करना स्टार्ट की, तो जैसे ही आप जिस वर्टेक्स से पहुंचते हो वहाँ पे आप क्या लगा देते हो, वहाँ पे आप अपना टाइम स्टैम्प ऐड कर देते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोस्तों चूँकि मैं अभी आई पे पहुँचा, जैसे मैं आई पे पहुँचा तो मैंने यहाँ पे टाइम स्टैम्प ऐड कर दिया 1। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, आपको पता है तरीका, मैंने आपको समझाया हुआ है, ये तरीका मुझे डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आपको पता है हम उस वर्टेक्स को एक्सप्लोर करते हैं तो हम पहली टाइम स्टैम्प ऐड कर देते हैं। उसके बाद फिर देन हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इस वर्टेक्स के आगे फर्दर एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखो आई का एडजेसेंट वर्टेक्स है एच और आई का एडजेसेंट वर्टेक्स है एफ। अब आप किसी एक की तरफ जाओगे, तो मान मैं आई से आ गया एच की तरफ। जैसे मैं एच पे आया, तो जैसे मैं एच पे पहुंचा तो फ़ौरन से मैं इसके ऊपर एक्सप्लोर टाइम लगा दिया, एक्सप्लोरिंग टाइम 2 लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे 1 था एक्सप्लोर टाइम और यहाँ पे क्या हुआ है 2 हो गया। उसके बाद देन दोस्तों जैसे ही मैं एच पे पहुंचा, अब यहाँ पे एक्सप्लोर टाइम लगा दिया। उसके बाद अब क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट मजीद देखूंगा क्या एच के आगे कोई और एडजेसेंट वर्टेक्स है, नहीं कोई नहीं है। तो जैसे ही दोस्तों आपको पता ना, जैसे ही किसी वर्टेक्स पे हम जिस पे पहुंचे हैं, अगर उसका आगे मजीद कोई भी एडजेसेंट वर्टेक्स ना हो तो हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर फिर देन स्लैश लगाकर दूसरा जो हमारा दूसरा टाइम स्टैम्प होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको दोस्तों हम कहते हैं जी फिनिशिंग टाइम स्टैम्प। तो फिनिशिंग टाइम स्टैम्प यहाँ पे कितना लगेगा, 3 क्यों लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 2 टाइम स्टैम्प ऑलरेडी हमारा टाइम 2 था और देन उसमें एक का इजाफा हमने किया तो वहाँ पे 3 हो गया। अब उसके बाद हम एच से वापस जाएंगे, बैक ट्रैकिंग करेंगे, बैक ट्रैक करके हम वापस आगे आई पे वापस आगे हमने जो है आगे मजीद क्या देखेंगे, क्या हम आई से किसी और जगह जा सकते हैं, यस जा सकते हैं। हम आई से जो है एफ की तरफ जा सकते हैं, तो हम आई से आगे एफ पे और यहाँ पे टाइम स्टैम्प ऐड कर दिया 4। उसके बाद एफ से हम आगे जी पे और यहाँ पे टाइम स्टैम्प का ऐड कर दिया 5। आगे जी से हम कहीं भी नहीं जा सकते, सो इसलिए हमने यहाँ पे देन स्लैश लगा के उसका दूसरा जो टाइम स्टैम्प है 6 वो ऐड कर दिया। तो ऐसे दोस्तों ये सारा टाइम स्टैम्प लगा हुआ है
उम्मीद करता हूँ आपको। अच्छा, अगर ये आपको टाइम स्टैम्प की समझ नहीं आ रही, मान लो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी, दोस्तों मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, लेक्चर 29 एंड 30, उसके अंदर ये टाइम स्टैम्प मैंने बहुत ही डिटेल से आपको करवाया हुआ है, टाइम स्टैम्प कैसे ऐड करते हैं। तो आप वो वीडियो देखें तो आपको ये सारा टाइम स्टैम्प की पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमने किया कि यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि ये ऊपर वाला ग्राफ था, ये देखें यही ग्राफ था जो हमने ऊपर अभी बनाया था, ये वाला यही ग्राफ है। उसमें बेसिकली सर ने क्या किया कि अब उसके ऊपर टाइम स्टैम्प, हर वर्टेक्स के ऊपर टाइम स्टैम्प ऐड कर दिया। तो ये देखें, और टाइम स्टैम्प आपको ऐड करना आती है। अगर फर्ज ये टाइम स्टैम्प ना भी लगी होती तो आप खुद भी ऐड कर सकते थे। आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको पता है टाइम स्टैम्प कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे दोस्तों सर बता रहे हैं कि ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना आगे अभी ऊपर, कि लाजमी नहीं है कि आप आई से स्टार्ट करें टाइम स्टैम्प लगाना, आप ई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब किसी एक पोर्शन से हमने स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे 3 पोर्शन है ना, एक ये पोर्शन है पूरे का पूरा, ये जो हमने ये सारे ने हाईलाइट किया हुआ है वाइट कलर के साथ, ये बेसिकली पूरा पोर्शन है जो आपस में स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे इस कंपोनेंट से अपनी वेस्टिंग स्टार्ट कर दें, आप चाहे इससे स्टार्ट कर दें, आप चाहे इससे स्टार्ट कर दें, कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें। ये नहीं है कोई मतलब फिक्स है कि आपने इसी जो ब्लॉक है, मतलब यही जो पोर्शन है, आपने इसमें से ही स्टार्ट करना है। आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। अब सर ने देखो पहले जो है इस पोर्शन से स्टार्ट किया सर ने, मतलब वेस्टिंग करना, और अब देखो सर दूसरे पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे सर अब ए से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ए से देखो टाइम स्टैम्प ऐड करने शुरू किया, 1 फिर 2 फिर 3 फिर वापस 4 फिर 4 के बाद यहाँ पे जैसे बी पे है तो बी से अगेन सर चले गए एफ पे। ठीक है, क्योंकि हमने दोस्तों ये देखना होता है ना कि हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, जहाँ आप जा सकते हो वहाँ पे फिर टाइम स्टैम्प ऐड करते हैं। तो ये देखिए, ये टाइम स्टैम्प ऐड होगी, समझ आ गई बात की। चलें जी, तो ये भी एक तरीका था टाइम स्टैम्प ऐड करने का। उसके बाद अब ये जो है, ये टोपोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट्स डैग है, मतलब डैग कहते हैं दोस्तों डायरेक्टेड एसिंक्रोनस ग्राफ। ठीक है जी। तो यहाँ पे दोस्तों टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर अभी 31 के अंदर ये सिखाया था। टोपोलॉजिकल ऑर्डर ये होता है कि जो आपके पास यहाँ पे वर्टिसेस गिवन हो, उनको तरतीब से लिख देते हैं। तरतीब से कैसे लिखते हैं? तरतीब से दोस्तों लिखने का तरीका ये होता है कि उसमें अल्फ़ाबेटिकली तरतीब देते हैं। क्या करते हैं? अल्फ़ाबेटिकली तरतीब देते हैं। तो यहाँ पे लाजमी नहीं कि आप तरतीब जो अल्फ़ाबेटिकली दें, आप किसी और एंगल से भी तरतीब दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर गौर करो, आप गौर से देखो, अगर ये देखो ज़रा, तो यहाँ पे दोस्तों अल्फ़ाबेटिकली ही तरतीब दी हुई है। देखो ABC, फिर DE और फिर FGHI। ठीक है, और ये कौन से बेसिकली हमारे कंपोनेंट्स हैं? ये बेसिकली हमारे सिंगल सुपर वर्टेक्स है, वर्टिसेस है। याद है वो ऊपर जो हमने बनाया था अभी ऊपर टॉप के ऊपर, ये देखो दिस इज़ अ सिंगल सुपर वर्टेक्स। तो यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे था। अब अगर इसको मैं आपको कहूँ कि इसको तरतीब से लिखो, मतलब एक सीक्वेंस के साथ इसको मैनेज करो, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे इसमें अल्फ़ाबेटिकल तरतीब के लिहाज से चलोगे। तो देखो ये जो वर्टेक्स है इसमें देखो ABC है, दोस्तों हम इसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद ये DE है, इसको बाद में लिखेंगे दूसरे नंबर पर, और इसको फिर तीसरे नंबर पर लिखेंगे, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेटिकल तरतीब से अगर चलें तो ये पहले नंबर पर आएगा, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर। ऐसी सर ने जो है टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग के अंदर तरतीब दी हुई है। ठीक है, तो ये तरतीब देनी मैंने आपको सिखाई हुई है। उसके बाद इसी तरतीब को सर ने क्या कर दिया? रिवर्स टोपोलॉजिकल ऑर्डर, कि ये जो ऊपर टोपोलॉजिकल ऑर्डर सर ने दिया था, ये देखो इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स कैसे किया? देखो ये तीसरे नंबर पे था, इसको पहले पे ले आए हैं, ये दूसरे पे था, ये दूसरे पे रहेगा, और ये पहले पे था, ये देखो तीसरे पे चला गया। तो ये होता है रिवर्स करना। रिवर्स तो आपको पता ही होगा, किसी चीज़ को उल्टा कर देना। तो देखो ये बेसिकली ये जो हमारे पास पूरे का पूरा एक टोपोलॉजिकल ऑर्डर था, उसको सर ने रिवर्स कर दिया, सिर्फ इतना सा फ़र्क पड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो हम यहाँ से यहाँ जा रहे थे, यहाँ से यहाँ जा रहे थे, अभी भी देखो वैसे ही हैं, सिर्फ एरो की डायरेक्शन चेंज हो गई है। अभी भी देखो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, जैसे हम वहाँ पे हो रहे थे ABC से हम DE की तरफ जा रहे थे। देखो ABC से हम DE की तरफ जा रहे हैं अभी भी। सिर्फ यह कि जैसे ही हमने टोपोलॉजिकल ऑर्डर को रिवर्स किया तो हमारी जो एरो की डायरेक्शन थी वो भी क्या हो गई है? रिवर्स हो गई है। समझ आएगी बात की। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये आ गया, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है? इसमें सर कह रहे हैं कि वो जो ऊपर आपका ग्राफ था ना, मेन ग्राफ था, मेन कौन सा ग्राफ? वो जो आपको स्टार्ट के ऊपर ग्राफ दिया गया था, जिसमें आपने बेसिकली ये फाइंड करना था कि इसमें कौन कौन से जो है कंपोनेंट्स आपस में स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये जैसे ये ग्राफ जिसमें मैंने आपको ये हाईलाइट करके दिखाया था कि इसमें कौन कौन से मतलब हमने आइडेंटिफाई किया था कि इसमें कौन कौन सा पोर्शन जो है वो आपस में स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। सो दोस्तों इस पोर्शन को सर ने अब क्या कर दिया? रिवर्स किया। मतलब रिवर्स कैसे किया? बेसिकली इनके ये जो एरोज है ना, इनकी तरतीब मतलब इनके डायरेक्शन चेंज कर दिया, बस ये रिवर्स का मतलब है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे अगर आप गौर करो तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आपका जो तरतीब थी वो ये थी कि A से एरो B की तरफ जा रहा था, फिर B से C की तरफ, लेकिन नीचे जाके सर ने इसको उल्ट कर दिया। तो बेसिकली इसको यानी आप अगर अपने मौजूद ग्राफ में जो ये डायरेक्शन एजिस की डायरेक्शन अगर इसको रिवर्स कर दो दोस्तों, इसको हम कहते हैं कि हमने अपने ग्राफ को रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो यही नीचे सर ने समझाया। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको जो मैं पॉइंट समझा रहा हूँ आपको उसकी समझ आ रही है साथ साथ।
ठीक है जी। तो देखो मैं आपको हर ग्राफ साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस ग्राफ में कैसे ये हुआ है, इस ग्राफ में कैसे हुआ है। देखो ये वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ए से हम बी की तरफ जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखो हमने उसको डायरेक्शन को सिर्फ रिवर्स कर दिया। अभी हम यहाँ पे ए बी से ए की तरफ आ रहे हैं, और वहाँ पे हम सी से ए की तरफ आ रहे थे, यहाँ पे देखो हम ए से सी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ क्या किया सर ने बेसिकली इसके अंदर वो जो मेरे टॉप के ऊपर ग्राफ गिवन था, उस ग्राफ के अंदर जो डायरेक्शन थी उनको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, मतलब उनके फेज जो है वो चेंज कर दिए तो उसको हमने नाम दे दिया जी ऑफ टी। ठीक है, क्योंकि इसको रिवर्स कर दिया ना इसलिए। तो हमारे ओरिजिनल ग्राफ का नाम जी था, तो हमने इसको नाम जी ऑफ टी दे दिया। तो ये भी उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि ये कैसे हमने दिया। उसके बाद दोस्तों ये हमारा सूडो कोड है। ये सूडो कोड क्या कर रहा है, ये सूडो कोड बेसिकली हमारी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स की जो है तरतीब लगा रहा है। ठीक है, अब ये तरतीब इसने कैसे लगाई है ये देखें। अब ये जो ग्राफ है ये तो आपको पता ही है, ये जो ऊपर हमने ग्राफ अभी बनाया था ये आपको याद है। ठीक है, ये ऊपर अभी आप बना के आए हो, मतलब हमने ये विजिटिंग ये पोर्शन तो हमने ऊपर बनाना सीख लिया है। उसके बाद ये टाइम स्टैम्प भी आपको पता है, मैंने आपको ऊपर समझा दी ये टाइम स्टैम्प भी इसने कैसे ऐड किया है। तो बेसिकली ये टाइम स्टैम्प ऊपर हमने ये सारा कर लिया। अब ये जो नीचे तरतीब लग रही है ये ए डी ई, ये कैसे इसने लगाई है वो सिखा देता हूँ आपको। तो देखें ज़रा, सबसे पहले देखें इसने तरतीब लगा कैसे लगाई है। तरतीब इस तरह से लगाई है कि इसने ये जो आपको पता ना यहाँ पे हर वर्टेक्स के ऊपर 2 टाइम स्टैम्प हैं। एक ये स्लैश से पहले ये पहले वाला टाइम स्टैम्प और ये दूसरे वाला टाइम स्टैम्प। ये पहले वाला टाइम स्टैम्प जो है एक्सप्लोडिंग टाइम स्टैम्प होता है, और ये दूसरा टाइम स्टैम्प होता है इसको हम कहते हैं फिनिशिंग टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पे हर वर्टेक्स के ऊपर ये दूसरा टाइम स्टैम्प है ना, ये वाला फिनिशिंग टाइम स्टैम्प, इसको बेसिकली वो देख रहा है कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ। तो सबसे पहले मतलब एक यहाँ पे देखें इन तमाम वर्टेक्स के अंदर वो कौन सा वर्टेक्स है जिसका फिनिशिंग टाइम, मतलब ये जो फिनिशिंग टाइम है हर वर्टेक्स के ऊपर, ये जो सेकंड टाइम है ये फिनिशिंग टाइम जिसको हम कह रहे हैं स्लैश के बाद वाला, इसमें कौन सा ऐसा वर्टेक्स है जिसका फिनिशिंग टाइम सबसे ज़्यादा है। तो ये देखें ए का सबसे ज़्यादा फिनिशिंग टाइम है, ये देखो ये देख रहे हो 18। बाकी देखो यहाँ पे जितने भी वर्टेक्स हैं उन सब का फिनिशिंग टाइम जो है वो इससे कम है। सो दोस्तों उसने बेसिकली क्या किया कि उसने कहा जिस वर्टेक्स का जो फिनिश टाइम है ना जो सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले लिखो। तो ये देखो ए का फिनिश टाइम सबसे ज़्यादा था, तो देखो ए लिख दिया सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट देखें इसके बाद कौन सा ऐसा वर्टेक्स है जिसका फिनिश टाइम सबसे इससे कम है, मतलब 18 के बाद कम और किसका कम है। ये देखो डी का फिनिशिंग टाइम देखो 17 है। ठीक है, मतलब 18 के बाद 17, फिर 16 किसके बाद है देखो 16, फिर 16 के बाद दोस्तों 16 से कम जो है फिनिशिंग टाइम किसके पास है, ये है, ये देखो 13। फिर ये आएगा, मतलब पहले आएगा बी आएगा पहले नंबर पे। ठीक है, बी, फिर आएगा डी दूसरे नंबर पे, ई फिर आएगा तीसरे नंबर पे, फिर ये बी आएगा चौथे नंबर पे। ठीक है, चौथे नंबर के बाद ये आएगा फिर, क्योंकि देखिए ये 13 फिनिशिंग टाइम ये है। उसके बाद 13 से छोटा जो फिनिशिंग मतलब लेस्ट फिनिशिंग टाइम है वो ये है 12 एफ के पास। तो ये 5 नंबर पे आएगा। तो मतलब कहने का ये है सबसे बड़ी वैल्यू से आपने सबसे छोटी वैल्यू की तरफ ऐसे मूव करना है आहिस्ता से, मतलब आप डिक्रीजिंग कर रहे हो अपनी वैल्यूज़ को, फिनिशिंग टाइम की वैल्यूज़ को। देखो 12 के बाद ये 11 के बाद ये 10। सो ये आएगा 5 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, ये 7 नंबर पे आएगा, ये 8 नंबर पे आएगा, और फाइनली लास्ट पे जो है सी मतलब 9 नंबर पे आएगा। तो ऐसी उसने तरतीब दी है कैसे, मतलब ए डी ई बी एफ जी आई एच और सी। देख लो अब नीचे जाके यही तरतीब है, ये देखो ए डी ई बी एफ जी आई एच और सी, देखो यही तरतीब ऐसे दी है। तो अब उम्मीद आपको समझ आ गई होगी किसने ये तरतीब बेसिकली फिनिशिंग टाइम को देखते हुए दी है कि जिसका फिनिशिंग टाइम सबसे ज़्यादा था उसको सबसे पहले, फिर उससे कम वाले को उसके बाद, फिर उससे कम वाले को उसके बाद, उससे कम वाले को उसके बाद, इस तरह से तरतीब दी हुई है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमने अपने ग्राफ को रिवर्स किया था, वो जो याद है रिवर्स किया था हमने ग्राफ को, वो जो अभी भी हमने ऊपर आपको सिखाया मैंने कि जो मेन ग्राफ था उसमें जो डायरेक्शन थी उसको रिवर्स किया, तो हमारे पास जी ऑफ टी आ गया था। तो वो जो ग्राफ हमने रिवर्स किया ना उसको हमने बेसिकली अब यहाँ पे क्या किया है, उसको भी हमने यहाँ पे तरतीब दी है। ठीक है, उसको भी सेम वैसी तरतीब दी है। ये देखो पहले जो है ना वो ए आया, फिर डी आया, फिर ठीक है, और डी के बाद क्या आया, डी के बाद ई आया, फिर बी, फिर एफ, फिर जी, फिर आई, फिर एच, फिर सी। ये कैसे आया, ये बेसिकली हमारे फिनिशिंग टाइम के अकॉर्डिंग आया। ठीक है, अगर आप इसका भी फिनिशिंग टाइम निकालो तो इसका भी फिनिशिंग टाइम के अकॉर्डिंग इसको भी हमने तरतीब दी है। उसके बाद कहता है फाइनल DFS विद कंपोनेंट्स। तो ये हमारा फाइनल DFS है दोस्तों, ये हमारा फाइनल DFS मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च कंपोनेंट्स हैं फाइनली। ये हमारे 3 पोर्शन जो हमने फाइंड किए थे, और इन 3 पोर्शन के अंदर हमारी ये अकॉर्डिंग टू जो हमारा फाइनल ग्राफ था उसके अंदर जैसे हमने अपने ग्राफ को तरतीब दिया हुआ था वो वाला ग्राफ है ये। ठीक है, तो इसमें आप इस तरह से भी इन पोर्शन को ऐसे भी लिख सकते हो जैसे ये लिखा गया है। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है वो आपने ऊपर बना लिए हुए हैं,
याद है हमने उनको तरतीब जब दी थी कहाँ से हम कैसे कैसे जा सकते हैं, तो वो बेसिकली ये वो वाले पोर्शन है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये ऊपर हमें ग्राफ, ये सारा ग्राफ हमें ऊपर गिवन था, सिर्फ हमने उसको थोड़ा सा सीख मतलब एक लाइन के अंदर लेके आए हैं, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद है सारी ये कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है अगला पॉइंट, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये दोस्तों मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री दोस्तों ये होता है, ये देखो यहाँ पे कहता है अ कॉमन प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। कहता है हमारी जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, मतलब कम्युनिकेशन नेटवर्क समझते हो ना, मतलब ये जो आप डिफरेंट नेटवर्क यूज़ करते हो, जैज़, टेलीनॉर, यूफोन, दिस इज़ अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो आपकी एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करवाते हैं, ऐसे नेटवर्क्स। तो कहता है हमारे जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं एंड सर्किट डिज़ाइन, कहता है उनका जो सर्किट डिज़ाइन किया गया इज़ डैट ऑफ कनेक्टिंग टुगेदर, मतलब एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करने के लिए, अ सेट ऑफ नोड्स बाय अ नेटवर्क। नोड्स किसे कहते हैं दोस्तों? नोड्स कहते हैं हमारे एक जो क्लाइंट होता है उसको नोड का हम कहेंगे और दूसरा क्लाइंट दूसरी नोड होगी। तो इस तरह वो कह रहा है हमारे नेटवर्क के अंदर जो डिफरेंट नोड होती हैं ऑफ टोटल मिनिमम लेंथ, मतलब वो कह रहा है हमारे, मान लो हमारा एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क के अंदर 10 लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं, 10 जो है वो नोड्स हैं, ठीक है। अब हमने दोस्तों उन 10 नोड्स को आपस में इस तरह से कम्युनिकेट करवाना है कि हमें कम से कम जो है वो पाथ, मतलब हम कम से कम कास्ट पे करनी पड़े, ठीक है। ज़्यादा हमने लंबा पाथ रास्ता चूज़ नहीं करना। जैसे फर्ज यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लिया आपके पास एक तरफ लाहौर है, एल मीन लाहौर, और एक तरफ इस्लामाबाद है, ठीक है। अब मान लिया आप लाहौर से इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। अब लाहौर से दोस्तों इस्लामाबाद का रास्ता मान लो एक ये वाला है, ठीक है। मान लो एक ये वाला रास्ता है, ऐसे करते हुए ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये एक रास्ता है, ठीक है, ये मान लो एक रास्ता है, और मान लो एक रास्ता ये वाला है, फ़र्ज़ करते हैं एक रास्ता ये वाला है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करते हैं दोस्तों कि आपके लाहौर से इस्लामाबाद जाने के ये 2 रास्ते हैं। अब इस पहले रास्ते पे से अगर आप जाते हो तो आपको दोस्तों जो ड्यूरेशन, मतलब कितना टाइम लगेगा, मान लो फ़र्ज़ कर लेते हैं 1 आवर लगेगा आपको, 1 आवर लगेगा। और अगर मान लो आप लाहौर से इस्लामाबाद इस रास्ते के थ्रू जाते हो, ये जो रास्ता दूसरे वाला नीचे वाला रास्ता है, अगर इसके थ्रू जाते हो तो मान लो आपको 1.5 आवर लगेंगे। तो मुझे बताइए आप कौन सा रास्ता चूज़ करोगे? जाना तो आपने लाहौर से इस्लामाबाद दिया, तो मुझे बताइए आपने कौन सा रास्ता चूज़ करोगे फिर, ये ऊपर वाला या नीचे वाला? ज़ाहिर बात है आप, हर बंदा जो अक्लमंद होगा ना वो ये ऊपर वाला रास्ता चूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कम ड्यूरेशन लग रही है, इसमें कम कास्ट पे करनी पड़ रही है, जबकि ये नीचे वाले रास्ते में ज़्यादा कास्ट पे करनी पड़ रही है। तो दोस्तों यही होती है हमारी नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर भी कास्ट या ड्यूरेशन, कि हमारा जो नेटवर्क होता है ना, वो जब एक सेंडर से कोई डाटा उठाकर किसी दूसरे रिसीवर को भेजता है, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जब डाटा ट्रांसफ़र करता है ना, तो बेसिकली वो रास्ते में ऐसा रास्ता चूज़ करता है, मतलब अपने नेटवर्क के थ्रू अपना डाटा जो है सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचाने के लिए ऐसा रास्ता चूज़ करता है हमारा नेटवर्क जिसमें उसको सबसे कम कास्ट पे करनी पड़े, जिसकी लेंथ जो है वो बहुत ही कम हो। समझ लगी बात की? और आगे यहाँ पे लिखा भी हो, कहता है द लेंथ इज़ द सम ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। कहता है हमारे नेटवर्क के अंदर जितनी भी वायर्स आपस में कनेक्ट है ना, उन तमाम वायर्स की जो लेंथ है ना, अगर हम उस तमाम के तमाम लेंथ को सम कर दें, मतलब एडअप कर दें, मान लीजिए आपके पास 3 वायर्स हैं, आपके नेटवर्क के अंदर मान लो 3 वायर्स हैं, तो अगर आपने टोटल 200 लेंथ फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी उन तीनों वायर्स की लेंथ को मतलब एडअप करना पड़ेगा। मतलब लेंथ वायर नंबर जो 1 है उसकी लेंथ कितनी है, उसको प्लस कर दो किसके साथ? वायर नंबर 2 की लेंथ के साथ, उसको प्लस कर दो वायर नंबर 3 की लेंथ के साथ। मतलब तीनों जो वायर्स थी उनकी हमने लेंथ को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल सम ऑफ लेंथ आ जाएगी। और ये उसका फार्मूला, ये फार्मूला याद रख लें कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर अपनी टोटल कास्ट फाइंड करने का ये फार्मूला है, ठीक है जी। उसके बाद ये देखो, ये उसने एक छोटी सी एग्जांपल समझाया है। देखो मान लो कहता है, मान लो ये एक ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर ये दोस्तों क्या लगे हुए हैं, ये बेसिकली कास्ट पे, ये मतलब आप इसको समझ लो कास्ट है ये, कि मतलब अगर आप ए से बी की तरफ जाओ तो आपको 4 कास्ट पे करनी पड़ेगी, अगर आप बी से जो है ई की तरफ जाओ तो आपको इतनी कास्ट पे करनी पड़ेगी। इसको आप कास्ट भी कह सकते हो, इसको आप ड्यूरेशन कह सकते हो, जो कहना कह लो। लेकिन दोस्तों ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली लेबल्स लगे हुए हैं कि कितनी कास्ट आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर इस तरह से आपके हर एज के ऊपर इस तरह वेट लगा हो, इसको हम कहते हैं वेट। ये अगर वेट लगा हो तो इसको हम कहते हैं वेटेड ग्राफ। तो दोस्तों दिस इज अ वेटेड ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब दोस्तों क्या है, वो कहता है अगर हम ये जो ग्राफ गिवन है इस ग्राफ के अंदर इस पाथ को फॉलो करें, मतलब ए से बी पे जाएं, फिर बी से हम सी पे जाएं, सी से हम डी पे जाएं और बी से हम ई पे आएँ, फिर मतलब ये जो उसने हाईलाइट किया हुआ है, कहता है अगर हम इस पाथ को फॉलो करें तो कहता है हमें जो कास्ट पे करनी पड़ेगी वो कितनी होगी? 33 कास्ट पे, मतलब 33 हमें कास्ट पे करनी पड़ेगी। कहता है अगर हम इस पाथ, ये देखो ग्राफ देखो वही सेम है, देखो वही सेम ग्राफ है, लेकिन कहता है अगर हम इस दफ़ा देखें उसने पाथ चेंज कर दिया। कहता अगर हम इस पाथ को फॉलो करें, मतलब यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, ये पाथ अगर जो इसने हाईलाइट किया हुआ है ब्लू कलर के साथ, कहता अगर हम इसको फॉलो करें तो हमें कितनी कास्ट पे करनी पड़ेगी? 22। और कहता अगर हम इसी सेम ग्राफ के ऊपर ये वाला पाथ जो उसने हाईलाइट किया, कहता अगर इसको फॉलो करें तो हमें फिर भी कितनी कास्ट पे करनी पड़ेगी? 22। तो मतलब दोस्तों कहने का ये है कि
वो कह रहा है कि आपके पास देखो ग्राफ एक ही है, मतलब लोकेशन आपके पास यही है जिसको आपने फॉलो करना है, लेकिन कहता है आपके पास पाथ देखो डिफरेंट है, पाथ क्या है, डिफरेंट है। तो आपने क्या करना है, आपने वो पाथ चूज़ करना है जिसमें आपको कम से कम कास्ट पे करनी पड़े। इसको दोस्तों इस टेक्निक को हम कहते हैं स्पैनिंग, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या किस ब्लॉक का नाम है, कि अपने ग्राफ के अंदर एक ऐसा पाथ चूज़ करना जिसमें आपको कम से कम कास्ट पे करनी पड़े। इस कंसेप्ट को हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इसने जो हमें पाथ सॉल्व करके दिखाया हुआ है ये कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब पाथ फाइंड कैसे करते हैं मिनिमम। तो दोस्तों उसके दो तरीके हैं। पहला एल्गोरिदम है क्रुस्कुल एल्गोरिदम और दूसरे एल्गोरिदम का नाम है प्रिम्स एल्गोरिदम। सो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 33 के अंदर सीखेंगे कि क्रुस्कुल एल्गोरिदम क्या होता है, इसके थ्रू हम अपना ये मिनिमम स्पैनिंग पाथ कैसे फाइंड करते हैं, और ये प्रिम्स एल्गोरिदम क्या होता है और इसके थ्रू हम अपना मिनिमम स्पैनिंग जो ट्री है या मिनिमम स्पैनिंग पाथ जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। सो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने इन दोनों एल्गोरिदम के अंदर सीखेंगे। आज सिर्फ मैंने आपको यही सिखाना था, समझाना था कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता क्या है असल में, या मिनिमम स्पैनिंग पाथ होता क्या है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई है। अब इसको बनाते कैसे हैं ये इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।